Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Kamal Nazim. I am President Services for Environment and Mangrove Protection. आज हमारा टॉपिक है कि फ़ज़ाई आलूदगी और उसके असरात और इसके बारे में माहिर माहौलियात क्या कहते हैं। तो बीइंग अ साइंटिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँ कि एयर पोल्यूशन हमारे लिए क्या है। देखें, आलूदगी सबको पता है क्या होती है कि नेचुरल या कुदरती चीज़ों में मिलावट का शामिल हो जाना। वो मिलावट कौन करता है? तो डेफिनेटली इसका हम आंसर यही देते हैं कि वो मिलावट जो है वो हम ह्यूमन ही के तवस्सुत से नेचर में मिक्स की जाती है या मिक्स होती है। बहुत ज़्यादा सोर्सेस जो हैं वो हमारी ह्यूमन से ही हैं रिलेटेड। और जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये फौरी इफ़ेक्ट इसका आपको नज़र नहीं आता। जैसे और आलूदगी हैं उनका फ़ौरन आपको इफ़ेक्ट नज़र आता है। ये थोड़ी सी पेचीदा अमल है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपका जो सिस्टम है, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट हो या आपकी ह्यूमन बॉडी हो, वो उसका असर लेते लेते और जब वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में होता है तब उसका असर ज़ाहिर होना शुरू होता है। तो इस वजह से ये एक बहुत ही कम बहस में आने वाली और लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली आलूदगी है। अच्छा, अब ये फ़िज़ाई आलूदगी है क्या? देखें, फ़िज़ाई आलूदगी में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी नेचर जो कि हमारी हर तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ हवा की गिलाफ चढ़ा हुआ है हमारी ज़मीन के ऊपर। अब उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जाए जो हमारे लिए नुकसान का बाइस हो तो हम हर उस चीज़ को एयर पोल्यूशन में काउंट करते हैं। एयर पोल्यूशन बेसिकली इसके 4 से 5 बहुत अहम जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका मैं जिक्र करूंगी जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, और फिर मैं इसकी सोर्स भी बताऊंगी। देखिए, इसकी जो ज़ाहिरी सबसे ख़तरनाक सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल। फॉसिल फ्यूल जो कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल है, और उससे हम गाड़ियां भी चला रहे हैं, फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, मुख्तलिफ तरह के इससे कारखाने भी लगे हुए हैं। वही क्या है कि वही चीज़ें आपकी एयर का पार्ट बनती जा रही हैं। फ्यूल वो सोर्स है जहाँ से कि आपकी एयर पोल्यूशन की इब्तिदा होती है। एयर पोल्यूशन की 4 से 5 बड़े पोल्यूटेंट्स हैं जिनका मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। एक उसके अंदर हमारे पास है पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट के साथ हमारे पास आ जाता है इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्मोक के बाद हमारे पास इसमें आ जाते हैं और बहुत सारी वो चीज़ें कि जिनका अक्सर हम बहुत ही बेख्याली में जिक्र करते हैं, यानी सूट वगैरह, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह हैं। तो ये तो हमारे पास वो अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है। और कॉज कहाँ से हो रही है, उसका इब्तिदा कहाँ से हो रही है, तो वो फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। अब ये सवाल ये आता है कि ये चीज़ें हमारे लिए किस हद तक नुकसान का बाइस हैं। तो देखें, इनके बारे में ये कहा जाता है कि अभी एक रीसेंट स्टडी हुई थी 2020 में, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें ये कहा गया कि ये 4th रिस्क फैक्टर है ह्यूमन के लिए, यानी ह्यूमन की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाला जो रिस्क फैक्टर है उनमें ये 4थे नंबर पर है। यानी आप इसकी ख़तरनाक होने का लेवल चेक करें कि ये 4th लेवल पर आता है रिस्क लेवल में। दूसरी चीज़ हमें जो पता चला वो एक ग्लोबल एयर रिपोर्ट में यह आया कि एनुअली 4.5 मिलियन जो डेथ्स हैं वो इन आउटडोर पोल्यूशन की वजह से, यानी जो लोग बाहर काम करते हैं, अपने घरों से बाहर निकल के काम करते हैं, उनकी जो डेथ रेट है वो 4.5 मिलियन पर ईयर है, और जो इंडोर डेथ्स हैं वो हैं 2.2 मिलियन पर ईयर। यानी आप टोटल अगर करें तो इट्स नियर 7 मिलियन के जो हम एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल लोग अपनी ज़िंदगी को हार देते हैं। तो ये तकरीबन 7 मिलियन पे जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन कौन सी वो डिजीज़ेस हैं जो हमें जिसकी वजह से इतनी ये सीरियस फैक्टर है।
तो देखिए, जब हम सीरियस फैक्टर की किसी की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्री मेच्योर डेथ्स हैं, सबसे ज़्यादा तो इनमें वही हैं जो कॉज करती है एयर पॉल्यूशन, प्री मेच्योर डेथ। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं आपके लंग्स फेलियर, यानी लंग्स का ख़त्म हो जाना। क्योंकि ये भी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि जो 99% लोग, बल्कि 99.9% लोग जो हैं वो ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो कि इन तमाम जो मैंने आपको जिक्र किया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक और पार्टिकुलेट, इनकी जद में रहते हैं। लिहाजा 99.9 जो है % लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा एयर को इनहेल कर रहे हैं और वो डर्टी एयर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक कंट्रीज में शामिल होते हैं वो चाइना और इंडिया, यानी इंडिया और चाइना का जो नाम है कंट्रीज में वो सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पर है एयर पॉल्यूशन में, और इस वक्त वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी इस हिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जैसा कि हमें ये पता है कि लाहौर वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है और अब कराची जो है वो 3rd नंबर पर आ रहा है और लाहौर का नंबर 2nd हो जाएगा, या बहुत पॉसिबिलिटी है कि लाहौर 3rd नंबर पर ही रहे और कराची 2nd नंबर पर चला जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज का हब है और यहाँ से रोजाना कई मिलियन जो है वो शामिल होता जा रहा है पोल्यूशन एयर के अंदर, जिसमें किसी किस्म का कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज नहीं की जाती। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लाजमी शेयर करना चाहूंगी यहाँ कि ये डेथ्स जो हैं प्रीमेच्योर होने के साथ साथ हायर बर्डन ऑफ डिजीजेस की वजह से भी है, यानी यहाँ लातादाद मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस फैल रही हैं। और कोविड-19 में ये बात प्रूफ की गई, मुख्तलिफ साइंसदानों ने ये बात प्रूफ की कि वो एरियाज जहाँ पर लोग सफ़र कर रहे थे बैड पॉल्यूशन में, उनके अंदर उन एरियाज में डेथ्स रेट ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू दोज एरियाज, या वो इलाके जहाँ पर एयर जो थी वो फ्रेश थी या वहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं थे। तो ये एक बात भी क्लियर होती है कि एयर पॉल्यूशन हमारे लिए हमारे लंग्स को ख़त्म करती है। फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से एस्थमेटिक होना, एयर पॉल्यूशन ही की वजह से जो है कार्डियक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कार्डियक डिसऑर्डर में आपका हार्ट फेलियर है, वो बहुत बड़ा इशू है। आजकल हम ये देखते हैं कि नौजवानों में भी ये तेजी से फैल रहा है और हार्ट फेलियर एक बहुत कॉमन इशू हो गया है। हम कह देते हैं कि ये बाहर के खाने वो एक फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ एक मेजर फैक्टर हमारा एयर पॉल्यूशन भी है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि एयर पॉल्यूशन जो है उसकी, ये तो मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई ये तो ह्यूमन से रिलेटेड ज़्यादातर थी इनमें। अब हम आते हैं अपने एनवायरनमेंट की तरफ। बीइंग एन एनवायरनमेंटलिस्ट, ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम अपने एनवायरनमेंट की बेहतरी और उसके लिए भी सोचें कि वो किस हद तक नुकसान में पहुंचा रहा है। तो देखिए, जो एयर पॉल्यूशन है वो उसके वैसे तो बहुत सारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हैं, लेकिन इस वक्त मैं शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से सिर्फ 3 फैक्टर आपको डिस्कस करूंगी जो बहुत मेजर हैं। उसमें नंबर 1 फैक्टर जो है वो आ जाती है एसिड रेन। एसिड रेन यानी ऐसी बारिश जिसके अंदर तेजाबियत शामिल हो। किसको कहा जाता है? बहुत कॉमन टर्म हमारे यहाँ यूज की जाती है कि ये इस वक्त एसिड रेन है, और बच्चों को और बड़ों को खास तौर पे ताकीद की जाती है कि जो आपकी फर्स्ट रेन होती है उसमें आप बाहर ना निकलें, या बच्चों को मना किया जाता है कि आप इस रेन को बिल्कुल इंजॉय मत करें, इसमें मत नहाएं क्योंकि वो एसिड रेन है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी जो पानी होता है, जो न्यूट्रल वाटर होता है, जो हम ड्रिंकेबल होता है, उसकी pH 7 होती है। अब 7 और 7 एक हमारा न्यूट्रल वैल्यू है। अगर हम 7.1 से 14 की तरफ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हो गया अल्कलाइन नेचर का, और अगर हम 0 से 6.9 की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं ये वाला जो pH है, यानी जितने भी सब्सटेंस हैं अगर उनकी pH 0 से लेके 6.9 तक है तो वो सारे के सारे आ जाते हैं एसिडिक। पानी की जो वैल्यू है वो 7 है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो बारिश का पानी होता है उसकी pH क्या होती है? उसकी pH होती है 5.5 से लेके 6 के दरमियान, यानी बारिश का जो नॉर्मल पानी होता है वो होता है 5.5 से लेके 6 के दरमियान।
अगर इसमें एयर पॉल्यूटेंट शामिल हो जाए, यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इसके अंदर हम ये देख रहे हैं पार्टिकुलेट्स, या हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो स्मोक या और सूद, अगर इनमें से कोई चीज़ शामिल हो जाती है तो इसका मतलब कि वो अब पीएच लेवल मजीद रिड्यूस हो जाएगी और वो चली जाएगी 4 से 4.5 तक। तो ऐसा बारिश का पानी जिसकी पीएच 4 और 4.5 के दरमियान होती है उसको कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन से क्या काम होता है? एसिड रेन हमारी एनवायरनमेंट को कैसे तबाह करती है? तो देखें, जब हमारी जो ज़मीन है वो तकरीबन 40% उसके अंदर मिनरल्स होता है। जब एसिड रेन ऐसी ज़मीन पर पड़ती है तो वो वहाँ पर मौजूद, अब वो चाहे एल्युमिनियम हो या कैल्शियम हो, उनके साथ रिएक्शन शुरू कर देती है और ज़मीन के अंदर उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। जब उनकी कमी होना शुरू हो जाती है तो वहाँ मौजूद जो पौधे, जो नबात, जो और चीज़ें वहाँ उस पर ग्रो कर रही होती हैं, उनके अंदर भी ख़ास तौर पे मैं कैल्शियम का जिक्र करूँगी कि कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेती है या कैल्शियम ख़त्म कर देती है एसिड रेन। लिहाजा उस ज़मीन के अंदर से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ है, उस पर इफेक्ट होता है। दूसरी चीज़, ऐसी रेन आपकी स्किन डिजीजेस कॉज कर सकती है, स्किन के ऊपर वो हार्मफुल इफेक्ट डालती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं एसिड रेन की वजह से हमारे जो कॉरल्स हैं उनको इफेक्ट पहुंचता है। हमारे यहाँ जो और बहुत कीमती किस्म की मादनियात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो ये कॉज करती है एयर पॉल्यूशन, वो आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, जिसको मैं बहुत ही आसान लफ्जों में ये कहूँगी कि हमारी जो पानी होता है या हमारे जो नदी नाले या हमारा जो समंदर है उसके अंदर पानी मौजूद है और उस पानी के अंदर मिनरल है और वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट से। तो ऐसी जगह जहाँ पर के न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, जहाँ पे मिनरल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर एल्गल ब्लूम शुरू हो जाता है, यानी वहाँ पे एल्जी ग्रोथ शुरू कर देती है। अब एल्जी ग्रीन कलर की या रेड कलर की या हमें डिफरेंट कलर की, गोल्डन कलर की, हमें वहाँ पे एल्जी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब एल्जी की ग्रोथ वहाँ पे स्टार्ट होती है तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है आपकी सनलाइट का और आपके ज़मीनी यानी जो आपका पानी है उसके दरमियान जो है ये स्क्रीनिंग का काम करती है और सूरज की शुआओं को वहाँ तक पहुँचने नहीं देती, जिसकी वजह से उस समंदर के अंदर, उस नदी में या उस जगह पर जो नबातात होती है या जो हैवानात होते हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से ना सूरज की रोशनी मिलती है, ना उनके अंदर ग़िज़ा मिलती है, क्योंकि एल्जी ये सारी ग़िज़ा वहाँ से खा लेती है, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पर ज़्यादातर डेथ्स होना शुरू हो जाती हैं, खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फूड चेन और फूड वेब जो है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो बहुत बड़ा इशू है एयर पॉल्यूशन की वजह से। अच्छा, और देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों का आपस में ये ताल्लुक है कि ये दोनों की जो सोर्स है वो एक ही है, यानी क्लाइमेट चेंज भी फॉसिल फ्यूल की वजह से ही है और अगर हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन तो वो भी फॉसिल फ्यूल की वजह से ही क्रिएट हो रही है। लिहाजा दोनों का जो स्टार्टिंग लेवल है वो एक ही है। लेकिन एक फर्क यहाँ पर यह है कि जो आपकी एयर पोल्यूशन होती है वो आपको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो सालों के बाद पहुंचाए, लेकिन उसका ह्यूमन पर या आपके एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जबकि क्लाइमेट चेंज जो है वो जमीन के टेम्परेचर को बढ़ाती है और उस टेम्परेचर के बढ़ने का आप पर इफेक्ट होता है। लिहाजा ये दोनों इस लिहाज से तो डिफरेंट हम कह सकते हैं, लेकिन हैं ये दोनों की सोर्स एक ही। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों से एहतियात करें जिसमें फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, और वो फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा आपके कारखानों में, आपकी गाड़ियों में और आपकी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा इनके लिए आपको ज़रूरत इस बात की है कि बहुत ही एहतियात के साथ, तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ, अब अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको कहा जाए कि वो अपनी जो उनकी
चिमनियाँ होती हैं जहाँ से कि धुआं बाहर निकलता है, उसमें प्रॉपर स्क्रबर यूज़ करें ताकि वहाँ एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। आप अगर सफ़र करना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई चीज़ आपके घर के नज़दीक है, तो भाई आप हरगिज़ गाड़ी में सफ़र ना करें, आप वहाँ पैदल चले जाइए, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन कॉज की है और आप ही होंगे जो उसके ऊपर काबू पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा और इंशाल्लाह फिर नई एक टॉपिक के साथ दोबारा से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।